हेलो, मैं चेतनलाल रेगर से आचार्य राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सोशियोलॉजी का जो 7वां अध्याय है, इमानुएल दुर्खिम द्वारा जो प्रसिद्ध उनकी रचना थी ये आत्महत्या का सिद्धांत। हमने पहले वाले कालांशों में सामाजिक तथ्य के बारे में अध्ययन किया था और आज हम आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या नामक जो पुस्तक लिखी, ली सुसाइड के नाम से एक रचना है, ये इनकी प्रसिद्ध प्रमुख कृति है, जिनका प्रकाशन 1897 में हुआ था। इन्होंने इस ग्रंथ में समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया और ये पद्धति शास्त्रीय प्रयोगों की स्थापना और प्रामाणिकता की दृष्टि से उनकी प्रथम रचना मानी जा सकती है। दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक समस्या यानी कि सामयिक समस्या मानकर उस पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया। अब तक आत्महत्या को एक व्यक्तिगत समस्या के रूप में जाना जाता रहा, किंतु दुर्खिम ने समाज को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना। तो इसके जो सिद्धांत था, ली सुसाइड नामक ग्रंथ, उस पर भी रेमंड एरन नामक एक समाजशास्त्री हुए थे। वह लिखते हैं कि समाज आत्महत्या का अध्ययन आधुनिक समाजों के व्यादकीय पक्ष तथा व्यक्ति और सामूहिकता के संबंध को अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रकाशित करने वाली घटना दोनों की व्याख्या करता है। अर्थात दुर्खिम ने क्या कहा? दुर्खिम ने कहा कि समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देती है, और ये सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में से ही उत्पन्न होती है। आत्महत्या व्यक्ति की व्यादकीय जीवन का एक दुखद अध्याय है। दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत के जो ग्रंथ है उसको 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया, जिसमें से प्रथम भाग में इन्होंने आत्महत्या से संबंधित अन्य विद्वानों द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत थे का उल्लेख करके उनकी कटु आलोचना करते हुए उनकी अनुपयुक्तता सिद्ध की। अर्थात इस भाग के प्रथम अध्याय में जो है मनोविकृतियों, दूसरे में अध्याय में प्रजाति तथा पैतृकता संबंधी मनोवैज्ञानिक दशाओं, और तीसरे अध्याय में प्राकृतिक परिस्थितियों तथा चतुर्थ अध्याय में अनुकरण के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की आलोचना की है। तो दुर्खिम ने पागलपन, मद्यपान तथा अन्य मनोविकारों और प्राकृतिक पर्यावरण का आत्महत्या के साथ संबंध इस रूप में स्वीकार किया कि ये सभी सामाजिक कारकों की शक्ति से निश्चित होते हैं। ये पहले ग्रंथ में उन्होंने बताया। और दूसरा जो ग्रंथ आत्महत्या के सिद्धांत का में उन्होंने सामाजिक कारणों का उल्लेख किया, और इसी में विभाग में इन्होंने आत्महत्या के जो प्रकार हैं उसके बारे में वर्णन किया। अर्थात दूसरे भाग में 6 अध्याय का इन्होंने बारे में वर्णन किया, और 5 अध्याय में इन्होंने सामाजिक कारकों द्वारा प्रेरित जो 3 प्रकार की आत्महत्या है, और 6ठे अध्याय में तीनों प्रकार की के व्यक्तिगत स्वरूपों का उल्लेख किया। और तीसरा जो पार्ट था ली सुसाइड का, इसके अंतर्गत 3 अध्याय बताए। इस भाग में आत्महत्या की जो सामाजिक प्रकृति है उनका इन्होंने उल्लेख किया,
और आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया बताने वाले सिद्धांतों की इन्होंने आलोचना की और इसके आखिरी अध्याय में कुछ व्यावहारिक परिणामों और समस्याओं पर प्रकाश डाला। तो इस प्रकार आत्महत्या दुर्खिम की जो है प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसमें आत्महत्या की सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करके व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामूहिक जीवन की श्रेष्ठता को ठोस आधार प्रदान की। दुर्खिम ने इसके अध्ययन में समाजशास्त्रीय पद्धति, प्रत्यक्षवाद, अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। हम फिर भी ये तो हुई ली सुसाइड नामक जो रचना थी उसको इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया और तीनों पार्टों के अंतर्गत जो अलग अलग अध्याय में क्या क्या बातें उन्होंने बताई उसका संक्षिप्त विवरण है। लेकिन आत्महत्या की परिभाषा हम किसे मानेंगे, इस संदर्भ में दुर्खिम क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन्होंने आत्महत्या की परिभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। अर्थात उनका यह कहना था कि आत्महत्या शब्द जो है उन सभी घटनाओं का के लिए काम में ली जाती है जिसका परिणाम मृत्यु है, और उन मृत्यु जो परिणाम है अप्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप हो, और जिसका परिणाम मृत्यु के रूप में कन्वर्ट होता हो, वह जानता हुआ भी वो व्यक्ति को अपने आप को खत्म करता है, वो आत्महत्या की श्रेणी में माना गया है। तो ऐसी मृत्यु को आत्महत्या माना जाएगा जो मरने वाले की स्वयं की क्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अपने जीवन का अंत कर लेता है, मृत्यु उसी की क्रिया का परिणाम। तो दुर्खिम की इस परिभाषा का रिलेशन जो है मनुष्य से ही है, पशुओं से नहीं। तो इस परिभाषा से भी आत्महत्या की कुछ विशेषताएं जो है प्रकट होती है। उसके आधार पर वो स्पष्ट होगा कि आत्महत्या क्या है। आत्महत्या के संदर्भ में उन्होंने जो विशेषताएं बताई उसमें पहली थी नंबर 1 कि ऐसी मृत्यु को आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। अर्थात आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को अपने जीवन को समाप्त करता है, ये पहली विशेषता है। यानी मरने वाला स्वयं जानता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या है, और उसका जो परिणाम है वो दोनों रूप से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से हो सकता है। तो वो जो मृत्यु का कारण बनते हैं जिसके बारे में व्यक्ति जानता है, तो उसको हम आत्महत्या कहते हैं। तो व्यक्ति जैसे भोजन और जल ग्रहण करना बंद करते हैं तो जीवन का पोषण नहीं हो पाता, या मकान में आग लग रही है और व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। तो इस प्रकार के नकारात्मक या अप्रत्यक्ष गतिविधि भी व्यक्ति की मृत्यु को मुंह में धकेल देती है। तो आत्महत्या की क्रिया या परिणाम में कार्य कारण का संबंध है, और यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। दूसरी विशेषता है आत्महत्या की व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है और वह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है। ये दूसरी विशेषता। तो आत्महत्या की दूसरी विशेषता के संदर्भ में ये कहा कि व्यक्ति सोच विचार करके कार्य करता है और उसका परिणाम भी क्या है उसको बारे में जानता है, ये विशेषता है। उदाहरण के लिए हम इसको समझ सकते हैं, एक व्यक्ति थोड़ा पानी समझकर तैरने के इरादे से तालाब में उतरता है, किंतु गहरा पानी होने से वह डूबकर मर जाता है, तो यह दुर्घटना है, आत्महत्या नहीं। क्योंकि आत्महत्या के लिए जानबूझकर मरने के इरादे से कोई कार्य करना आवश्यक है।
दुर्खिम सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान अथवा अनशन के द्वारा मरने को भी आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति ने जीवन को समाप्त करने का इरादा किया है। तो कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति सोच विचार करके जो क्रिया करता है उसका परिणाम हत्या के रूप में सामने आता है, तो वो आत्महत्या। तीसरी विशेषता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है। वह ये जानता है कि वो जो कर रहा है उसका निश्चित परिणाम मृत्यु है। अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी के बावजूद वह प्राण घातक क्रिया में लीन होता है। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि वह जो कार्य कर रहा है उस कार्य का क्या नतीजा होगा। और जानबूझकर प्राण घातक क्रिया कर रहा है तो वो आत्महत्या की श्रेणी में। नंबर 4, आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम। तो इसमें भी यही है कि पूर्व से निश्चय कर लेता है कि, अर्थात इसका अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि ये एक व्यक्तिगत मामला है, किंतु दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक हत्या के रूप में प्रकट किया। तो आत्महत्या की घटना को वह किसी विशिष्ट समाज में एक निश्चित अवधि के अंदर एक समग्रता के रूप में देखता है। तो दुर्खिम ने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को प्रकट करने के लिए यूरोप के 11 देशों के आंकड़ों के आधार पर अपने मत की पुष्टि की। तो आपने विभिन्न देशों की विभिन्न वर्षों की आत्महत्या की घटनाओं की सारणी प्रस्तुत करके ये प्रकट किया कि प्रत्येक समाज में हर वर्ष आत्महत्या की संख्या में बहुत कम फेरबदल आता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत या अनायास होने वाली घटना नहीं है, वरन यह समाज की दशाओं से जुड़ी हुई है, संबंधित है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होते हैं जब कि संबंधित समाज की दशाओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। तो हम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्खिम ने अपनी परिभाषा में आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है और उसे एक सामूहिक रूप तथ्य के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आत्महत्या की कृति के संबंध में जो आत्महत्या जो दुर्खिम ने बताया, जो परिभाषाएं बताई, जो अर्थ बताया, उसके साथ ही साथ उन्होंने 4 प्रकार की विशेषताएं बता करके स्पष्ट कर दिया है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत कारण की उत्तरदायी नहीं है, बल्कि सामाजिक कारण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति उस क्रिया के बारे में जानते हुए भी अपने जीवन लीला को समाप्त करता है, वो आत्महत्या कहलाती है। धन्यवाद।